जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत संगीन आरोपों से घिरे स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु आसाराम से। आसाराम के पूरे परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया ताकि वो विदेश न भाग सके, क्योंकि सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवाया है। IBN7 के पास पुलिस में दर्ज छोटी बहन का बयान है, जिसमें उसने साफ बताया है कि किस तरह से आसाराम के बेटे ने उसे आश्रम बुलाया, उसके साथ बलात्कार किया और राज खोलने पर पूरे परिवार को मरवा देने की धमकी तक दी। देखिए हमारे संवाददाता जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दो बहनें, एक की उम्र 31 साल और दूसरी की 26 साल। दोनों बहनें शादीशुदा, दोनों बहनों का भरा पूरा परिवार। सूरत की रहने वाली इन दोनों बहनों ने अचानक एक संगीन आरोप लगाकर आसाराम के बेटे नारायण साईं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कह रही हैं कि नारायण साईं साधु के भेष में बलात्कारी हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि बाप बेटे ने मिलकर इन दोनों बहनों का बलात्कार किया है, उनका यौन शोषण किया गया, उनके भरोसे का कत्ल हुआ। पुलिस की FIR में दोनों बहनों ने तफसील से आरोपों को सिलसिलेवार बयान किया है। IBN7 सुनाने जा रहा है छोटी बहन के आरोप, नाट्य रूपांतरण में। हम आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सूरत पुलिस की FIR में दर्ज है। अपने माँ बाप की तरह हम भाई बहन भी आसाराम और नारायण साईं में श्रद्धा रखते थे, उनके अनुयायी थे। 2001 के दिसंबर महीने में मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मम्मी पापा साईं और बापू के दर्शन के लिए उनके आश्रम में गए। शिविर के पहले दिन सत्संग पूरा होने के बाद मैं भक्त जनों के साथ कतार में खड़ी थी। आसाराम और नारायण साईं बारी बारी से वहाँ से गुजर रहे थे, भक्तों को प्रसाद दे रहे थे। उसी वक्त नारायण साईं ने पास आकर मेरा नाम और पता पूछा। मुझे प्रसाद देकर उन्होंने मेरा हाथ दबाया। अगले दिन बड़े भगवान यानी नारायण साईं ने फिर से प्रसाद देकर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मेरा मेघनगर में 3 दिन का प्रोग्राम है, तुम भी और लड़कियों के साथ आ जाओ तो मजा आ जाएगा। साईं पर आरोप लगाने वाली इस छोटी बहन की मां ने तो उस वक्त वो महज 14 से 15 साल की थी। उसका कहना है कि उसे लगा कि ये नारायण साईं की कृपा है, ये उनका प्यार है। उसका कहना है कि उसने नारायण साईं के व्यवहार को श्रद्धापूर्वक लिया। लेकिन क्या सच में नारायण साईं का ये व्यवहार संत वाला था? सुनिए क्या बताया है छोटी बहन ने पुलिस को। सारी लड़कियां मेघनगर जा रही थीं। मेरे पास भी पॉकेट मनी के 500 रुपए थे। मैं और लड़कियों के साथ मेघनगर बड़े भगवान यानी नारायण साईं के शिविर में पहुंच गई। 3 दिन का शिविर पूरा होने के बाद हम 7 लड़कियों को नारायण साईं ने रुकने के लिए कहा। उसके बाद 2002 की शुरुआत में मैं 2 से 3 महीने तक मेघनगर आश्रम में रुकी थी। मैंने वहाँ कई काम सीखे। 2 बार मेरी नारायण साईं से फोन पर बात भी हुई। वो मुझसे पूछते थे मेरे बिना अच्छा लगता है, मेरे पास आने का मन करता है, घर संसार से ज्यादा गुरु की सेवा करो। होली के बाद नारायण साईं ने मुझे और बाकी 7 लड़कियों को बिहार भेज दिया। सूरत की इस बेटी की मां ने तो बिहार में रहने के दौरान ही नारायण साईं की नियत में खोट आ गया। वो वहां पहुंचे और उन्होंने उसके साथ पहली बार छेड़छाड़ की। वो नारायण साईं उस बड़े भगवान की इस करतूत से बुरी तरह डर गई। सुनिए क्या कहना है उसका। बिहार के एक छोटे से गांव में हम 1.5 महीना रुके। एक दिन शिविर खत्म होने के बाद नारायण साईं ने मुझे कुटिया में अकेले में बुलाया, मेरे साथ छेड़छाड़ की। उस वक्त मैं बुरी तरह से डर गई थी। नारायण साईं पर आरोप लगाने वाली इस छोटी बहन की मां ने तो कुछ दिन वो नारायण साईं के साथ नेपाल बॉर्डर के एक शिविर में भी रुकी। उसके बाद वहां से मुंबई के उपनगर ठाणे आ गई और फिर अपने घर वापस आ गई। इस बेटी का आरोप है कि एक बार फिर नारायण साईं ने उसके घर पर फोन किया और उसे सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम आने को कहा। इस बेटी के मुताबिक यही वो जगह थी जहां नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया। नारायण साईं उस वक्त कुर्सी पर बैठे थे और कुर्सी के नीचे नारायण साईं के पांव के पास भक्ति भाव पूर्वक मैं जमीन पर बैठ गई। तब नारायण साईं ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा कि घर पर किसी को पता तो नहीं है, बाहर किसी को पता तो नहीं चला, यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? मैं कुछ न बोल सकी, मैं बिल्कुल डरी हुई थी। तब उसने मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू की। मैं उनसे दूर होने के लिए खड़ी हुई तो नारायण साईं खड़े हो गए और बाहुपाश में जकड़ लिया। इसके बाद पीड़ित ने अपने साथ हुए बर्ताव का जिक्र किया है, जो हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते। उसने बताया कि नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि 2 साल तक वो एक आश्रम की संचालिका रही और तब भी उसे नारायण साईं के जुल्म सहने पड़े और जब उसने आश्रम छोड़ने का फैसला किया तो उसे मारा पीटा तक गया।
सुबह बड़े भगवान नारायण साईं दरवाजा खोलकर मेरे पास आए और गुस्सा होकर मुझे धमकी देने लगे। पूछा कि क्यों तुझे घर जाना है, मेरे लिए घर से ज्यादा यहाँ अच्छा है, आश्रम का संचालन कर वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी पिटाई की। उसके बाद बार बार इस बात को लेकर मैंने घर पर फोन करने की सोची, लेकिन नारायण साईं ने मुझे कुटिया में ही बंद कर रखा। मुझे खूब पीटा और धमकियां दी, जिसके चलते मुझ में फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर मैंने घर फोन किया। भाई माँ की बीमारी के बहाने से मुझे घर ले गया, लेकिन जब मैं नहीं लौटी तो नारायण साईं ने मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। मेरे घर पर साधिकाओं से पत्थर फेंकवाए। इस एफआईआर में कई बातें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते। इस एफआईआर में लगे आरोपों की माने तो इसका लबो-लुआब कुछ यूं है कि नारायण साईं ने उस लड़की से बलात्कार किया, उसे धमकी दी, उसके भरोसे को तोड़ा। लड़की का यह भी कहना है कि वो आज तक डर की वजह से चुप रही, लेकिन जोधपुर पुलिस ने जब आसाराम बापू की गिरफ्तारी की तब उसमें हिम्मत आई कि वो नारायण साईं का खुलकर विरोध कर सके। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। आसाराम जेल में है और पुलिस को अब तक रेप के इल्जाम में उनके बेटे नारायण साईं की तलाश है। शक इस बात का है कि कहीं कानून को धोखा देकर आसाराम का बेटा विदेश न फरार हो जाए। हालांकि लुकआउट नोटिस के बावजूद आसाराम की प्रवक्ता का दावा है कि नारायण साईं फरार नहीं बल्कि कहीं ध्यान में लीन है। इस बीच खबर आ रही है कि सूरत पुलिस ने नारायण साईं की तलाश में 4 टीमें बनाई हैं। सूरत पुलिस को तलाश है आसाराम के बेटे नारायण साईं की। आसाराम की तरह उनके बेटे नारायण साईं भी स्वयंभू धर्म गुरु हैं, लेकिन इस वक्त कहां है नारायण साईं, ये किसी को नहीं पता। पुलिस की माने तो नारायण साईं फरार हैं और इसीलिए सूरत पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। असल में नारायण साईं और आसाराम पर सूरत की 2 बहनों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। इन बहनों का आरोप है कि नारायण साईं और आसाराम ने बरसों तक आश्रम में उनका यौन शोषण किया। यही नहीं, इन बहनों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि आसाराम की पत्नी और बेटी लड़कियों को आसाराम के पास ले जाती थी। यही वजह है कि पुलिस ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन और एज ए मैटर ऑफ नॉट टू डिले द मैटर, वो हम लोगों ने उसमें भी लुकआउट नोटिस इशू करा दिए। 3 नारायण साईं, आसाराम बापू's वाइफ एंड हिज डॉटर। सवाल यह है कि आखिर नारायण साईं हैं कहां? आखिर वो पुलिस के सामने खुद ही पेश क्यों नहीं होते? दिल्ली में शाहजहांपुर की नाबालिग ने जब आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। आसाराम को गिरफ्तार करने में जोधपुर पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े थे। अब वैसा ही गंभीर आरोप होने के बावजूद पुलिस नारायण साईं से अब तक पूछताछ भी नहीं कर पाई है। हालांकि आसाराम के प्रवक्ता नीलम दुबे का कहना है कि नारायण साईं कोई अपराधी नहीं है, वो भाग नहीं रहे बल्कि किसी आश्रम में ध्यान योग में लगे होंगे। ये लोग क्रिमिनल्स तो है नहीं, साधु संत लोग हैं। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी मंदिर में बैठे पूजा पाठ कर रहे होंगे, किसी आश्रम में अनुष्ठान कर रहे होंगे। बापूजी और संत श्री आसाराम जी आश्रम को बदनाम करने की साजिश है। नारायण साईं और उनके साथ ही संत श्री आसाराम जी बापू के परिवार के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन नारायण साईं किस आश्रम में ध्यान कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। बहरहाल सूरत में यौन शोषण के नए आरोप लगने के बाद आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। जयपुर के सिरसी रोड पर मौजूद नारायण साईं के कम्युनिकेशन सेंटर में स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। लोगों की भीड़ ने यहां मौजूद हर सामान पर अपना गुस्सा उतारा। लोग मांग कर रहे थे कि ये कम्युनिकेशन सेंटर खाली कराया जाए। ये आप देख सकते हैं कि पूरे कैंपस में इस समय जगह जगह तोड़फोड़ के निशान हैं, ग्लास बिखरा हुआ है, गाड़ियां टूटी फूटी है, खिड़की के अंदर, विंडोज के अंदर आप देखिए पत्थर मारे गए। पुलिस ने जयपुर में नारायण साईं के आश्रम के 3 लोगों को मीडिया से झड़प करने के लिए भी हिरासत में लिया है। उधर अहमदाबाद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ आसाराम आश्रम के 2 बच्चों दीपेश और अभिषेक के अभिभावक धरने पर बैठे हैं। दीपेश और अभिषेक की 2008 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप लगे थे कि आश्रम में चल रहे तंत्र मंत्र की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि 5 साल बीतने के बावजूद गुजरात सरकार ने पुख्ता कार्रवाई नहीं की। आसाराम और नारायण साईं पर लगे यौन शोषण के नए आरोपों के बाद अब इनकी आंखें सूरत पुलिस पर लगी हैं। इन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द नारायण साईं को भी सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। जयपुर से भवानी सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।
यहां डंके की चोट पर में खबरें जारी हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी राष्ट्रीय खबरें संक्षेप में। 2014 चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज करते हुए मुलायम सिंह यादव आज सीपीएम महासचिव प्रकाश कारत से मिले। वहीं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर मुलायम का प्रस्ताव उन तक पहुंचाया। इस बीच पटना में बीजेपी के हुंकार रैली के दिन ही राष्ट्रपति का दौरा पड़ने पर नीतीश कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम के खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन तय करता है, न कि राज्य सरकार। इलाहाबाद में इस साल गंगा और यमुना नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर यह निर्णय दिया है। रोक के दायरे में इको फ्रेंडली प्रतिमाएं भी आएंगी। उत्तर प्रदेश में पैसे लेकर होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने के IBN 7 के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। होमगार्ड्स की ड्यूटी लगनी बंद कर दी गई है। इस बीच प्रदेश के होमगार्ड्स ने अपनी बदहाली के खिलाफ आज लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एन श्रीनिवासन BCCI अध्यक्ष बने रह सकते हैं, बशर्ते वो IPL के मामलों से दूर रहे। जब तक IPL फिक्सिंग मामले की जांच पूरी नहीं होती, तब तक वो IPL सहित बोर्ड के किसी काम में सीधा दखल नहीं दे सकते। और वापस लौटते हैं एक बार फिर आज की बड़ी खबर पर। अहमदाबाद में धरने पर बैठे 2 परिवारों को 5 सालों से इंसाफ का इंतजार है। 5 साल पहले उनके मासूमों की अहमदाबाद के आश्रम में रहस्यमय मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि आसाराम के काले जादू ने ही उनके मासूमों की जान ले ली और अब राज्य सरकार भी उन्हें इंसाफ नहीं दिलवा रही है। इनके मासूम बच्चे अभिषेक और दीपेश आसाराम के अहमदाबाद के आश्रम के गुरुकुल में रहते थे। 3 जून 2008 को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज और बाद में इसी आश्रम के पीछे बहने वाली साबरमती नदी के किनारे इन दोनों मासूमों की लाश मिली। 5 साल हो गए। इन बच्चों के माँ बाप इंसाफ के लिए दर दर पर भटके होंगे। अहमदाबाद में एक बार फिर वो न्याय की गुहार लेकर 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर और अपने बच्चों की तस्वीर लिए वो इस उम्मीद में है कि उनके बच्चों के गुनहगारों को सजा मिलेगी। 5 साल से इन मासूमों का परिवार बार बार कह रहा है कि इनके बच्चों की मौत आश्रम में होने वाले काले जादू और तंत्र मंत्र की वजह से हुई। उनकी हत्या की गई। से 5 साल पहले हमारे दोनों बच्चों अभिषेक और दीपेश को तंत्र विद्या करने के लिए हमारे दोनों बच्चों को मार दिया गया था। उसकी बॉडी भी आप देख नहीं पाओगे, इस हालत में हमारे दोनों बच्चों की मिली थी। आज 5 साल होने का है, फिर भी अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया। ये हम तो पहले से जब आसाराम आश्रम में दोनों बच्चों की हत्या की गई थी, उसी टाइम से हमको मालूम था गुजरात सरकार आसाराम को छावरने की कोशिश कर रही है। आखिर हुआ क्या था इन बच्चों के साथ? शुरुआती FSL रिपोर्ट की माने तो अभिषेक और दीपेश की मौत आश्रम के पीछे बहने वाली साबरमती नदी में डूबने से हुई थी। उसी FSL रिपोर्ट में ये लिखा था कि बच्चों के शरीर पर जो खरोच के निशान है वो जानवरों ने बनाए। लेकिन सवाल उठे थे कि आखिर नदी में इतनी रात को बच्चे गए क्यों थे? रास्ते में कांटे थे, फिर भी बच्चे नंगे पांव क्यों गए थे? उनके सिर के बाल आखिर किसने उखाड़े थे? यही नहीं, आखिर FSL की टीम 10 दिन बाद मौकाए वारदात पर क्यों तफ्तीश करने पहुंची थी? आरोप ये भी लगे कि बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ हुई। साथ ही ये भी आरोप लगे कि बच्चों की मौत के पीछे तंत्र मंत्र और काला जादू है। 2008 में IBN 7 पर यह खुलासा खुद को सालों तक नारायण साईं और आसाराम का खासम खास बताने वाले एक शख्स ने किया है। मैंने नारायण को झाबुआ में MP में जो ब्लैक मैजिक करते देखा। मैंने दूर से थोड़ा सा नजारा देखा, अभी हवन कर रहे हैं, बच्चा लेटा हुआ है, कुछ काले कपड़े डाले हुए हैं। अभिषेक और दीपेश की मौत पर 2008 के सितंबर महीने में अहमदाबाद में उबाल आ गया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि बच्चों की मौत काला जादू की वजह से हुई, लोग सड़कों पर आ गए। वैसे इस मामले की जांच कर रही गुजरात CID की क्राइम ब्रांच की टीम आश्रम के 7 साधकों पर आरोप तय कर चुकी है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने एक रिटायर्ड जज जस्टिस DK त्रिवेदी की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच आयोग का भी गठन किया। इस आयोग को आसाराम और नारायण साईं का बयान लेने में ही 4 साल लग गए। परिवार को उम्मीद है कि एक न एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जनक दबे, अहमदाबाद, IBN 7। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ आरोपों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इनमें न सिर्फ यौन शोषण के केस हैं, बल्कि जमीन कब्जाने और धमकाने के मामले भी हैं। आइए चलते मेरे सहयोगी समीर अब्बास के पास, जो वीडियो वॉल पर बताएंगे उन मामलों के बारे में जो आने वाले दिनों में आसाराम और उनके कुनबे पर काफी भारी पड़ सकते हैं।
बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, गलत वजहों से ही सही लेकिन लगातार बाप बेटे की यह जोड़ी सुर्खियों में बनी हुई है और इस वक्त इस वीडियो वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों पर कितने आरोप लगे हैं और वो आरोप कितने संगीन हैं। एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास। आसाराम और नारायण साईं पर यौन शोषण का आरोप है जिसके तहत कई संगीन धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा जमीन कब्जाने का आरोप है, देश भर में अलग अलग जगहों पर जमीन कब्जाने का आरोप है इन पर। इसके अलावा जानलेवा हमला इन्होंने करवाया है कई लोगों पर, ऐसा आरोप है नारायण साईं और उनके बेटे पर। इसके अलावा काला जादू और तंत्र मंत्र करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे गंभीर आरोप की, यानी यौन शोषण की। इसके तहत कौन कौन से आरोप हैं? आसाराम पर नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा है। जोधपुर आश्रम का यह किस्सा है और इस आरोप के तहत वो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत की बहनों ने रेप का भी केस दर्ज कराया है। जैसे जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, मीडिया में लगातार आसाराम के खिलाफ वो खबरें देख रहे हैं, कई मामले खुल रहे हैं और आसाराम फिलहाल जेल में है, इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। इसके अलावा मेरठ की नाबालिग लड़की के पिता ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके अलावा हत्या की कोशिश के भी कई संगीन इल्जाम हैं आसाराम और उनके बेटे पर। पूर्व साधक राजू चंडोक पर जानलेवा हमले का केस दर्ज है आसाराम के खिलाफ। निश्चित तौर पर एक और संगीन मामला। इसके अलावा शाहजहांपुर के पीड़ित परिवार को भी धमकाने का मामला सामने आया है। इसके बाद आते हैं हम एक और संगीन आरोप पर। काला जादू करते हैं आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं, ऐसा आरोप लगा है। इसके तहत भी कई किस्से सामने आ चुके हैं। बहुत सारे आसाराम के जो पुराने भक्त हैं वही इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं। 2008 अहमदाबाद के आश्रम में 2 बच्चों की रहस्यमय मौत हुई थी। यह मामला भी आसाराम के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसके अलावा जमीन कब्जाने पर अब हम आते हैं। जमीन कब्जाने के भी कई संगीन आरोप लगे हैं देश भर में आसाराम और नारायण साईं पर। गुजरात, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, जूनागढ़, वापी, गुजरात की इन तमाम जगहों पर आरोप है कि आश्रम बनाने के लिए या फिर किसी और मकसद से आसाराम ने जमीन कब्जाई है, जमीन पर कब्जा किया है अवैध तरीके से। मध्य प्रदेश का हम रुख करते हैं। रतलाम, इंदौर, छिंदवाड़ा में भी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है आसाराम पर और उनके समर्थकों पर। राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में माउंट आबू, कोटा, डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा और जयपुर में भी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है आसाराम पर। एक लंबी फहरिस्त है आरोपों की आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ। रुख महाराष्ट्र का करते हैं, दिल्ली का करते हैं। इन तमाम राज्यों में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जमीन कब्जाने का आरोप आसाराम के खिलाफ लगा है।